माय डियर फ्रेंड, आज मैं आप सबको मानव नेत्र में उसके दोष के बारे में बताने जा रहा हूं और उसके कारण का सचित्र वर्णन करने जा रहा हूं। मानव नेत्र में 6 दोष होते हैं। सबसे पहला दोष जो होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष। दूसरा दोष जो होता है दूर दृष्टि दोष। दूसरा दोष दूर दृष्टि दोष होता है। तीसरा जो दोष होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। और जो चौथा दोष होता है अबिंदुकता उसे कहते हैं। पांचवा जो दोष होता है उसको वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता। और जो अंतिम दोष होता है उसको मोतियाबिंद कहते हैं। दृष्टि दोष क्या होता है? इसमें व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता। अर्थात इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखता है और दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देखता है। इसका कारण क्या होता है? इसका पहला कारण जो होता है इसमें नेत्र लेंस का जो व्यास होता है वो बढ़ जाता है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूसरा जो कारण होता है अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से पहले मिलती हैं। और इसका जो आरेख बनेगा ये मानव नेत्र है। इसका व्यास बढ़ गया। ये मानव नेत्र है, इसका व्यास बढ़ गया। इसका जब व्यास बढ़ गया तो फोकस दूरी कम हो गई, जिससे जो प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से पहले मिल जाती हैं। ये देखिए, रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से पहले मिल जाती हैं। और जो दूसरा दोष जो मानव नेत्र में है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। इस दोष में जो है मनुष्य जो है वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख लेता है, लेकिन जो पास की वस्तुएं हैं अर्थात जो नजदीक की वस्तुएं हैं उसे साफ साफ नहीं देख पाता है। इसका जो कारण है, इसके 2 कारण है। पहला कारण जो है नेत्र लेंस का व्यास जो होता है चपटा हो जाता है अर्थात पतला हो जाता है, जिससे इसका जो पहला कारण है नेत्र लेंस का व्यास जो होता है चपटा हो जाता है अर्थात कम हो जाता है, जिससे जो किरणें आती हैं वो नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से दूर चली जाती हैं। इसका आरेख जो होगा इस तरह थोड़ा बनेगा। ये जो है मानव नेत्र है और इसका जो व्यास है ये चपटा हो गया है, कम हो गया है या चपटा हो गया। इसका आकार चपटा हो गया और व्यास कम हो गया है, जिससे ये जो किरणें आ रही हैं नजदीक से चलने वाली किरणें हैं उसे उस व्यक्ति को नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो पास की किरणें हैं वहां से ये किरण जा रही है और मानव नेत्र के लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से दूर मिलती हैं। ये देखिए, रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से दूर मिलती हैं। यह होता है दूर दृष्टि दोष का आरेख।
ये मानोनेत्र का लेंस है, वो मानोनेत्र का लेंस है और प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित हुए और रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से जाके दूर इसका आरेख बना। अब तीसरा जो दोष है मानोनेत्र में वो होता है, तीसरा दोष जो होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, तीसरा दोष जो होता है जरा दृष्टि दोष। इस दोष में मनुष्य ना तो पास की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है और ना ही दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है, अर्थात उसे ना ही पास की वस्तुएं अच्छी तरह दिखाई देती है, ना ही उसे दूर की वस्तुएं अच्छी तरह दिखाई देती है। ये होता है जरा दृष्टि दोष। इसका जो कारण होता है, इसका कारण जो होता है पक्षमाभीय, मतलब सिलेरी मसल्स का कमजोर हो जाना। सिलेरी मसल्स जब कमजोर हो जाएंगी मानोनेत्र में तो उसे ना तो पास की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देंगे ना ही दूर की वस्तुएं। चौथा जो कारण होता है मानोनेत्र में अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता। चौथा कारण होता है मानोनेत्र में अबिंदुकता। इस दोष के कारण मनुष्य यानी मानोनेत्र में जो है मनुष्य वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को साफ साफ नहीं देख पाता। अर्थात क्षैतिज रेखा वो ऊर्ध्वाधर रेखा है और जो लेटी रेखा है वो क्षैतिज रेखा है। इस दोष में व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को साफ साफ नहीं देख पाता, अर्थात या तो मनुष्य एक बार में क्षैतिज रेखाओं को देखेगा या तो एक बार ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देखेगा, दोनों एक साथ नहीं देख पाएगा। इसका जो कारण होता है अबिंदुकता का कार्निया का पूर्ण रूप से गोल ना होना। कार्निया जब पूर्ण रूप से गोल नहीं होगी तो मनुष्य ना तो पास की वस्तुओं को साफ साफ देख पाए, वो ना तो क्षैतिज रेखाओं को साफ साफ देख पाएगा ना तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं को। पांचवा जो कारण होता है वर्णांधता। वर्णांधता ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग, और दूसरा क्या है? अंधता। अंधता का मतलब होता है अंधेरा या जो देख ना पाए। ये दो शब्दों से मिलकर बना है वर्णांधता। इस दोष में मानव जो है वो रंगों की पहचान नहीं कर पाता, अर्थात ये मानव रंगों को ठीक तरह से पहचान नहीं पाता है। ये वर्णांधता दोष के कारण होता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है मानव के नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, नहीं होती हैं, इसी कारण से उसे रंगों की पहचान करने में दिक्कत आती है। इसका कारण है इसमें मानव नेत्र में शंक्वाकार नसें नहीं पाई जाती हैं। और जो छठवां और अंतिम का दोष है, छठवां जो अंतिम दोष है उसको मोतियाबिंद। छठवां जो कारण है मोतियाबिंद। यह जो दोष होता है या मनुष्य की अधिक आयु होने के कारण हो जाता है। जब मनुष्य अधिक आयु का हो जाता है तो उसे या तो कम दिखाई देता है या तो उसको दिखाई ही नहीं देता है। तो इसका जो कारण होता है इसमें मानव नेत्र की आंखों पे वो परतें जम जाती हैं। इस दोष में जो होता है मानव नेत्र के नेत्रों पर वो एक परत पड़ जाती है जिससे उसे धुंधला दिखाई देता है या कम दिखाई देता है। और इसका जो इलाज है या इसका जो निवारण है सर्जरी द्वारा, ऑपरेशन द्वारा इसका इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबके सामने मानव नेत्र का वर्णन करने जा रहे हैं। उसमें जो भी त्रुटि हो उसको क्षमा करें।
मानव नेत्र यह एक गोलाकार भाग होता है जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है। यह किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार और रूप रंग का ज्ञान कराता है। और यह पारदर्शी होता है। यह श्वेत परत से ढका हुआ होता है। इसके बाद यह रक्तक पटल होती है। यह आने वाले प्रकाश को अवशोषित करती है। इसके बाद है रेटिना। यह किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। प्रतिबिंब बनने का संकेत प्रकाश सिराएं मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिससे उस वस्तु का प्रतिबिंब भाषी और सीधा बनता है। प्रकाश सिराएं अरे बता रहे हैं, लिख लिए दोनों। ये प्रकाश सिराएं ये है प्रकाश सिराएं। अधोबिंद से होकर मस्तिष्क तक जाने वाली दिखाई ही प्रकाश सिराएं कहलाती हैं। यह है पीत बिंदु। रेटिना पर एक पीले रंग का बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इसी बिंदु पर प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में कुछ गाढ़ा नमकीन कुछ द्रव होता है जिसे कचाप द्रव कहते हैं। नेत्र तारा नेत्र तारा ये कार्य मानव नेत्र के सबसे उभरे हुए भाग को एक कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे कुछ गाढ़ा नमकीन द्रव होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। आइरिस जलीय द्रव के बाद एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहते हैं। नेत्र तारा आइरिस के बीच में एक काला छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा कहते हैं। मांसपेशी जिस पर लेंस टिका होता है उसे ही मांसपेशी कहते हैं। नेत्र लेंस आइरिस के ठीक पीछे मांसपेशियों पर टिका हुआ एक द्वितल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसका लेंस प्रोटीन से बना होता है। यही है मांसपेशी। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, मैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आरेख बताने जा रही हूँ। जो भी त्रुटि हो उसमें क्षमा करें। ये कहे थे
बढ़ना, अनंत पर बनने का एक से अनंत पर जो इमेज खड़ी रहेगी, अनंत पर जो बनेगा प्रतिबिंब वो फोकस दूरी पर बनेगा। अनंत अनंत पे कोई अनंत पर जो वस्तु रखी होगी वो ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस दूरी, इसका नहीं पता। और जो वस्तु अनंत पर खड़ी रहेगी उसका इमेज फोकस दूरी पर बनेगा। तो उसका इमेज फोकस दूरी पे बनेगा यहाँ पे। और वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा। और इधर पॉलिश की होती है दर्पण में। और पहले ही हो गया। और दूसरा रहेगा वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रहेगी और फोकस दूरी के और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी। तो ये अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे अनंत और सी के बीच में वस्तु रहेगी, ये फोकस दूरी है। और वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में बनेगी। फोकस दूरी के बीच में बनेगी, वो भी उल्टा उल्टा, ये अत्यधिक छोटा बनेगा। और ये भी छोटा बनेगा। तो यहाँ पे उल्टा, वास्तविक और उल्टा यहाँ पे वास्तविक और उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। और जो तीसरा, कुछ नहीं होगा सर। पीछे कलाई की होती है यहाँ का। तो वक्रता केंद्र पर जो वस्तु रखी रहेगी उसका इमेज वस्तु पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बड़ा बनेगा। वास्तविक उल्टा और बड़ा रहेगा। धन्यवाद। फ्रेंड, मैं आपको सूत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा करना।
दर्पण लेंस फोकस दूरी दर्पण को हम से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u होता है। ये फोकस दूरी f है और v फोकस दूरी f है और v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है। दर्पण की तरह सिर्फ सेम लेंस का सूत्र होता है, सिर्फ जहाँ पे यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है। आवर्धन ये प्रतिबिंब की लंबाई है और ये वस्तु की लंबाई है। ये प्रतिबिंब की लंबाई है h डैश और ये वस्तु की लंबाई है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। बस हो गया सर, थैंक यू। माय डियर फ्रेंड, आज हम आप सबको प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। बता रहे
प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल तथा दिशा बदल जाती है। किसे बनने चाहिए बोले जरा नहीं है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल तथा दिशा बदल जाती है, क्योंकि प्रकाश वायु माध्यम से सरल माध्यम में जा रहा है, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पढ़ेंगे और प्रिज्म के सूत्र के बारे में। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण, जैसे इसको इंग्लिश वर्ण विक्षेपण, इंग्लिश में इसको डिस्पर्सन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाना। इसका चित्र इस प्रकार में, इसके लिए पहले एक प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी। इस पे कहाँ बनो, एक प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी जो कि कांच का होता है। इस पे श्वेत प्रकाश की किरण जब पड़ेगी, ऐसे पड़ेगी, इसको लगा, अच्छा लगाया, तो यहाँ ऐसे थोड़ा झुक जाए क्योंकि सघन माध्यम में गया है। यह अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। 1 2 3 लाल, बैगनी। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है क्योंकि यह अपने मार्ग से कम विचलित हुई है, और बैगनी रंग का कम होता है क्योंकि अपने मार्ग से मतलब ज़्यादा विचलित हो गई। इसके बाद इसका एक मतलब वो फैक्टर होता है बयानी हपी नाला। इसका मतलब है कि बैगनी आसमानी, नीला, हाँ से हरा ग्रीन, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, वी आई बी सी वाई ओ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार प्रकाश की यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इसके बाद हम इसके बाद हम प्रिज्म के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है? n बराबर साइन आई बटे साइन आर, जहाँ पे आई बराबर क्या होता है a प्लस डेल m बटे 2 और r बराबर a बाई 2। इसी को इस पे रख देंगे तो हो जाएगा n बराबर साइन a प्लस डेल m बटे 2 बटे
साइन A/2। यह एक सूत्र हो गया। इसके बाद यदि प्रिज्म पतला हो तो क्या होगा, मतलब नियम। यदि प्रिज्म पतला हो तो अपवर्तनांक n और अपवर्तक A तथा विचलन या अल्पतम विचलन कोण डेल m में संबंध। अपवर्तनांक n और अपवर्तक A तथा विचलन कोण डेल m में संबंध। तो लिखेंगे n बराबर साइन A प्लस डेल m/2 बटे साइन A/2। यहाँ से साइन साइन कट जाएगा। उसके बाद मिलेगा n बराबर A प्लस डेल, अरे वही अक्सर हट जाएगा। उसके बाद n बराबर A प्लस डेल m/2 A/2। यहाँ से ये दो कट गया, फिर मिला आपको n बराबर A प्लस डेल m/A। यहाँ से A यहाँ पे ले लेंगे तो हो जाएगा n बराबर नहीं n A बराबर A प्लस डेल m, इधर ले आएंगे n बराबर n A माइनस A बराबर डेल m। इसको लिख सकते हैं A n-1 बराबर डेल m। यदि प्रिज्म पतला हो तो उसके लिए यह सूत्र यूज किया जाएगा। बस, थैंक यू। आपको बताने प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। अगर हमसे कोई त्रुटि होगी तो आप लोग माफ करना। ये एक प्रिज्म है। ये भी है और AC है। अपवर्तक तल AB पर PQ किरण गिरती है। अपवर्तक तल AB के Q बिंदु पर PQ किरण गिरती है और यह आर्यस के मार्ग से कांच में प्रवेश करती है। Q बिंदु पर अभिलंब MQN है। अभिलंब MQN PQ किरण की ओर झुक जाता है। अभिलंब MQN Q बिंदु पर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R बनाता है। QR किरण अपवर्तक तल AC से आर्यस किरण
आरएस किरण बाहर निकल आती है, आरएस के मार्ग से बाहर निकल आती है। आर बिंदु पर अभिलंब पी एसी के क्यू बिंदु पर पी क्यू किरण गिरती है। आर बिंदु पर अभिलंब एम आर एन डैश है, एम आर एन डैश अभिलंब एम आर एन डैश किरण पी क्यू आर एस से दूर हट जाता है। एम आर एन डैश क्यू बिंदु पर आपतन कोण आई डैश तथा निर्गत कोण आर डैश इसमें एबीसी है, जिसका अपवर्तक तल जिसके अपवर्तक तल AB और AC है। AB अपवर्तक तल AB पर AB के Q बिंदु पर PQ किरण गिरती है, PQ किरण गिरती है और यह QR के मार्ग से कांच में प्रवेश करती है। Q बिंदु पर अभिलंब MQN है, अभिलंब MQN PQ किरण की ओर झुक जाता है। Q बिंदु पर अभिलंब MQN Q बिंदु पर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R तथा अपवर्तन कोण I बनाती है और यह RS के मार्ग से कांच में प्रवेश करती है। अपवर्तक तल AC के R बिंदु से RS किरण कांच से बाहर निकल आती है। R बिंदु पर अभिलंब MRN डैश है, अभिलंब MRN डैश बिंदु किरण RS से दूर हट जाता है। MRN डैश अभिलंब MRN डैश Q बिंदु पर आपतन कोण R डैश ये है। इस प्रकार प्रिज्म का परावर्तन PQRS के मार्ग से होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनने का आरेख दिखाने जा रही हूँ। उसमें जो त्रुटि हो उसको आप माफ करना। जब वस्तु C तथा F के बीच रहेगी तो प्रतिबिंब अनंत तथा C के बीच बनेगा। वहाँ पे आप सबने बड़ा बड़ा लिखना था, बड़ा लिखोगे उतना अच्छा रहे। बोलते रहो। यहाँ C है, यहाँ F तथा C तथा F के बीच वस्तु रखी है। इतना तेज बोले लोग सुन ले यार। C तथा F के बीच बिंदु रखी है। और इसका प्रतिबिंब C तथा अनंत के बीच बनेगा। C तथा अनंत के बीच कैसे बनाओ, उसको रेस के बारे में बताओ। कौन रेस गई? और उससे चलने वाली कितनी किरणें दिखती है बताओ।
वस्तु 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 चलने वाली दर्पण से टकराकर यफ से बाहर निकल आती है, यफ की ओर आ जाती है और एक बिंदु बी से होकर जाती है, सेंटर से जाती है और वापस आ जाती है, लेकिन यफ पर होगी, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। वस्तु यफ पर रखी होगी, एक वस्तु ए बी यफ पर रखी है और यह दर्पण से टकरा कर इसका इमेज अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, हो गया। और यह बड़ा बनेगा। और जब वस्तु यफ तथा पी के बीच रखी हो तो इसका इमेज दर्पण के पीछे बनेगा। वस्तु यफ आभासी और सीधा बनेगा। बोलो धन्यवाद। धन्यवाद। हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम आप सबको उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने का आरेख खींचने जा रहे हैं। अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो उसे माफ करना। अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब
एफ पर बनेगा। ये अनंत है। अगर इस पर वस्तु ए और बी है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तर दर्पण इसको फैला देता है और इससे भी चलने वाली प्रकाश की किरणें इधर आ जाएगी। इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसको भी ये एफ पर मिलेगी और ये आई। यह उत्तर दर्पण है। इस पर अनंत अगर वस्तु रखते हैं तो एफ पर बनेगा। अनंत पर एक वस्तु ए और बी है, इसे चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तर दर्पण इसको फैला देता है और यह इसको फिर हम इससे आगे बढ़ाएंगे और इसको भी, तो यह एफ पर मिलेगा और इस पर बनने वाला प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा, आभासी और सीधा रहेगा। अगर वस्तु को अगर हम अनंत तथा पी के बीच रखेंगे तो फिर एफ और पी के बीच बनेगा। यहाँ पे अनंत रहेगा और ये पी, ये एफ। वस्तु को हम अनंत और पी के बीच रखेंगे, इसे चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तर दर्पण इसे फैला देता है और यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पे यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणों को आगे बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे और इससे भी। यहाँ ए डैश और बी डैश बनेगा और इस पर बनने वाला प्रतिबिंब छोटा, आभासी और सीधा रहेगा। धन्यवाद। डियर फ्रेंड, मैं आज आप सभी को प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रकाश किसी भी पारदर्शी माध्यम में करता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो क्या होता है? जानते रहो।
सरल माध्यम। खत्म कर हो गया, जल्दी बताओ। किरण बताओ क्या होता है, इधर बच्चों को समझा रहे हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ पे सीधा नहीं जाकर के इधर आ रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कांच और जल में यह अभिलंब की ओर झुकता है, जैसे कि यहाँ पे, और वायु में अभिलंब से दूर जाता है। थैंक यू।